क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों के बीच ऐसी भी एक जगह है जहां न कोई वातावरण है, न कोई जीवन, बस बेशुमार चट्टानें, लोहे और बर्फ के टुकड़े जो अरबों सालों से सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह घेर। और इन्हीं के जैसे पर और भी रहस्यमय दूर अंतरिक्ष से आने वाले बर्फीले यात्री धूमकेतु, कमेट्स। ये दोनों सिर्फ अंतरिक्ष के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल के जन्म की कहानी अपने भीतर छिपाए हुए हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं डेली प्राइम अपडेट, और आज हम इन रहस्यमयी अंतरिक्ष यात्रियों की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट और धूमकेतु हमें क्या सिखाते हैं ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में। भाग 1, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है। सौरमंडल में मंगल, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर की कक्षाओं के बीच एक क्षेत्र है जहां लाखों करोड़ों छोटे बड़े पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, ये पूरा क्षेत्र मिलकर बनाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो सूर्य से लगभग 300 से 500 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। एस्टेरॉयड बेल्ट को कभी कभी ग्रहों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहां मौजूद पत्थर और धातु के टुकड़े कभी किसी ग्रह में बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर बृहस्पति के भारी गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें कभी बनने नहीं दिया। भाग 2, एस्टेरॉयड की उत्पत्ति। अधूरा ग्रह करीब 4.6 अरब साल पहले जब सूर्य बना था, उसके चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। धीरे धीरे यह धूल एक साथ जुड़ने लगी और छोटे छोटे गोले बनने लगे, जिन्हें कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स, यही प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराकर बड़े ग्रह बने, जैसे पृथ्वी, शुक्र, मंगल इत्यादि। लेकिन जहां आज एस्टेरॉयड बेल्ट है, वहां पास में बृहस्पति की मौजूदगी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बृहस्पति का गुरुत्व इतना शक्तिशाली था कि वहां के छोटे पिंड एक दूसरे से जुड़कर ग्रह नहीं बना सके। इस तरह वह क्षेत्र अधूरा रह गया और उसमें बचे हुए टुकड़े आज भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भाग 3, एस्टेरॉयड की खोज। पहला एस्टेरॉयड सीरीज खोजा गया था 1801 में एक इतालवी खगोल शास्त्री जुसेप्पे पियाज़ी द्वारा। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह शायद कोई नया ग्रह है, लेकिन जल्द ही कई और ऐसे पिंड मिल गए और तब समझ आया कि यह एक पूरे बेल्ट का हिस्सा है। भाग 4, एस्टेरॉयड के प्रकार। वैज्ञानिक एस्टेरॉयड्स को 3 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। 1, सी टाइप, कार्बोनेसियस। ये सबसे आम है। इनका रंग गहरा होता है और इनमें बहुत कार्बन पाया जाता है। ये सौरमंडल की मूल सामग्री को संजोए हुए हैं। 2, एस टाइप, सिलिकेसियस। ये चट्टानों और सिलिकेट से बने होते हैं। इनका रंग हल्का होता है। 3, एम टाइप, मेटेलिक। इनमें लोहा और निकेल की मात्रा अधिक होती है। अगर इन्हें खनन किया जाए तो इनमें अरबों डॉलर मूल्य की धातुएं मिल सकती हैं। भाग 5, प्रमुख एस्टेरॉयड्स सीरीज। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड और बौना ग्रह का दर्जा प्राप्त। इसका व्यास लगभग 940 किलोमीटर है। माना जाता है कि इसकी सतह के नीचे पानी की बर्फ है। वेस्टा दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड, जिसकी सतह पर विशाल गड्ढे और पहाड़ हैं। पालस और हाइजिया, ये दोनों भी बड़े आकार के हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट के संतुलन को बनाए रखते हैं। भाग 6, एस्टेरॉयड बेल्ट का अध्ययन। नासा का डॉन मिशन 2007 इस दिशा में ऐतिहासिक रहा। इसने पहले वेस्टा और फिर सीरीज का अध्ययन किया और हमें बताया कि ये पिंड ग्रह बनने के शुरुआती चरणों में रुक गए थे। इसके अलावा जापान का हायाबुसा मिशन और नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन एस्टेरॉयड से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लाए, ताकि वैज्ञानिक इनकी संरचना को गहराई से समझ सकें। भाग 7, धूमकेतु। अंतरिक्ष के बर्फीले यात्री अब चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी पिंडों की ओर, कॉमेट्स, धूमकेतु। जब कोई चमकता हुआ तारा अपनी लंबी पूंछ के साथ रात के आसमान में दिखाई देता है तो लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह तारा नहीं, एक धूमकेतु होता है। भाग 8, धूमकेतु की संरचना। एक धूमकेतु को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1, नाभिक, न्यूक्लियस। यह ठोस भाग होता है जो बर्फ, धूल, गैस और पत्थरों से बना होता है। 2, कोमा। जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो उसकी बर्फ पिघलने लगती है और गैसें बाहर निकलकर एक चमकदार बादल बनाती है।
यही कोमा है। 3. पूंछ, टेल। सूर्य की हवा इन गैसों और धूल को पीछे की ओर धकेल देती है, जिससे एक लंबी पूंछ बनती है। यही पूंछ धूमकेतु की पहचान है। भाग 9। प्रसिद्ध धूमकेतु पुन हैलीज कॉमेट। हर 76 साल में पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह धूमकेतु मानव इतिहास में बार बार दर्ज किया गया है। यह अगली बार 2061 में लौटेगा। 2. कॉमेट हेल बॉब 1977। यह इतना चमकीला था कि कई महीनों तक नंगी आंखों से देखा जा सकता था। 3. शूमेकर लेवी 9 1944। यह धूमकेतु जुपिटर से टकरा गया था। उस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में इतने बड़े विस्फोट हुए कि पृथ्वी से भी दिखाई दिए। भाग 10। धूमकेतु कहां से आते हैं? धूमकेतु सौरमंडल के बहुत बाहरी हिस्सों से आते हैं। 1. काइपर बेल्ट। यह नेपट्यून की कक्षा के बाहर का इलाका है। प्लूटो और कई धूमकेतु यहीं पाए जाते हैं। 2. ओर्ट क्लाउड। यह सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा है, जहां से लंबे पीरियड वाले धूमकेतु आते हैं। कुछ धूमकेतु तो हजारों साल की यात्रा के बाद सूर्य के पास पहुंचते हैं। भाग 11। एस्टेरॉयड और धूमकेतु में अंतर। विशेषता: एस्टेरॉयड और धूमकेतु। कॉमेट। संरचना: एस्टेरॉयड पत्थर और धातु, धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस। पूंछ एस्टेरॉयड में नहीं होती। धूमकेतु की पूंछ सूर्य की गर्मी से बनती है। स्थान: एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच। धूमकेतु काइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। गति: एस्टेरॉयड अपेक्षाकृत स्थिर कक्षाओं में होते हैं। धूमकेतु की कक्षा लंबी अंडाकार होती है। चमक: एस्टेरॉयड सामान्य रूप से कम चमकदार होते हैं। धूमकेतु सूर्य के पास बहुत चमकीले दिखते हैं। भाग 12। वैज्ञानिकों के लिए महत्व। एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु दोनों ही वैज्ञानिकों के लिए टाइम कैप्सूल हैं। इनमें सौरमंडल के शुरुआती दिनों की धूल और गैसें सुरक्षित हैं। कुछ में कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं, जो जीवन की शुरुआत के संकेत हो सकते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी और जीवन के बीज इन्हीं धूमकेतुओं से आए थे। भाग 13। पृथ्वी के लिए खतरा। हाँ, दोनों ही पृथ्वी के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इनकी कक्षा पृथ्वी के बहुत पास से गुजरती है। ऐसे पिंडों को कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, NEOs। इतिहास में सबसे बड़ा प्रभाव 65 मिलियन साल पहले हुआ था, जब एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और उसी से डायनासोरों का अंत हुआ। यह टक्कर मेक्सिको के चिकसुलुब क्रेटर में हुई थी। आज नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसे सभी पिंडों की लगातार निगरानी करते हैं। भाग 14। भविष्य के मिशन और मानव योजनाएं। भविष्य में वैज्ञानिक एस्टेरॉयड से खनिज निकालने, एस्टेरॉयड माइनिंग की योजना बना रहे हैं। इनमें मौजूद लोहा, निकल और यहाँ तक कि पानी की बर्फ भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयोगी हो सकती है। नासा का ओसाइरिस रेक्स, जापान का हायाबुसा और यूरोप का रोजेटा मिशन, इन सभी ने यह साबित किया कि हम न केवल एस्टेरॉयड्स तक पहुंच सकते हैं, बल्कि उनसे नमूने लेकर वापस पृथ्वी भी ला सकते हैं। भाग 15। ब्रह्मांड की कहानी के साक्षी। एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु हमें बताते हैं कि हमारे सौरमंडल की शुरुआत कैसी थी। इनके भीतर वो धूल, वो गैस, वो बर्फ है जिससे सब कुछ बना। ग्रह, उपग्रह और आखिरकार हम। जब कोई धूमकेतु आकाश में चमकता है तो वह हमें हमारे अतीत की झलक दिखा रहा होता है, और जब कोई एस्टेरॉयड किसी ग्रह के पास से गुजरता है तो वह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अब भी जीवंत और गतिशील है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में एक चमकती पूंछ वाला तारा देखें, तो समझिए वह कोई साधारण चीज नहीं है। वह अरबों साल पुराना यात्री है, जो हमें बताने आया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। एस्टेरॉयड बेल्ट और धूमकेतु ये सिर्फ अंतरिक्ष के कण नहीं, बल्कि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के साक्षी हैं, क्योंकि इनमें छिपा है हमारे अस्तित्व का रहस्य। आप देख रहे थे डेली प्राइम अपडेट, जहां ब्रह्मांड बोलता है।